गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी। तो कल हमने की थी पॉलिनॉमियल्स के कुछ क्वेश्चंस। केस स्टडी जो थी थोड़ा जल्दी जल्दी में हमने करी थी, दोबारा करके देखी किसी ने? कोई डाउट, कुछ पूछना चाह रहे हो कुछ? एक केस स्टडी डिस्कस की थी, दूसरी अभी करनी है। जो की थी वो थी क्यूबिक पॉलिनॉमियल पर बेस्ड। क्यूबिक पॉलिनॉमियल था हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस एक्स। पहले क्वेश्चन में इसकी निकालनी थी रूट्स, जीरोस, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरोस हैं वो निकालनी थी। तो एक हमने हिट एंड ट्रायल से निकाली थी। क्या निकाली थी बोला, याद है कुछ? इफ आई टेक x as 1, answer is becoming 0. So x is equal to 1 is 0 of p of x. And x minus 1 is a factor of p of x. अब बाकी की दो रूट निकालने के लिए क्या कहा था, क्या करना है? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ये जो एक फैक्टर मुझे मिल गया है, इससे डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या होगा? अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो डिवीजन करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो करो जरा, देखो डिवीजन याद है कि नहीं। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 1 एंड टेल मी व्हाट इज द क्वोशंट दैट यू आर गेटिंग। रिमाइंडर तो 0 मिलना ही है। एक में गड़बड़ है ही है इनके ना, एक में होते हैं, दो में भी है तो बस। एक में तो होती ही है इनके, स्टेबल नहीं है, क्या चक्कर है बताओ। x² प्लस 5x प्लस 6 x² प्लस 5x नहीं होगा, मेरे हिसाब से माइनस 5x होना चाहिए। लेट अस चेक। x² से करेंगे तो x क्यूब एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो माइनस 5x² आया, इसीलिए माइनस 5x से मल्टीप्लाई। तो माइनस 5x² प्लस 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x माइनस 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 6, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर 0। So I can write this is equal to x minus 1 into x² minus 5x plus 6. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder होता है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से हम। रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, तो इसका एक फैक्टर ये है। फर्दर इस क्वाड्रेटिक को अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो बाकी के दो फैक्टर मिल जाएंगे। निकाल दो फिर फटाफट से, क्या निकालते हो? 2 and 3। 2 and 3, बिल्कुल ठीक है जी। मुझे यहाँ पर स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट चाहिए 6 और सम चाहिए -5। प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम नेगेटिव, मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब ये सिचुएशन बन सकती है। और 6 के लिए नंबर लिए -3 -2, मल्टीप्लाई करके 6 बन गया, जबकि ऐड करने से -5। तो इसको जब मैं स्प्लिट कर रही हूँ, आई राइट इट एज -3x -2x प्लस 6। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, बाकी की में से -2 कॉमन, तो x minus 1, x minus 2, x minus 3, these are the factors. So zeros क्या हो जाएंगी? 1, 2 and 3. तो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बोली गई थी, वो हमने निकाल दी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है जी। सिंपल फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम मींस, ये जो आपके पास आया, दो तरीके हैं, आपके पास रूट्स आ गई हैं, आप वैल्यू डाल करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो फिर सीधा फॉर्मूला है मेरे पास, वो भी यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला था बोला? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का ओवर ए। सी है मेरा 11 और ए है मेरा 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे अल्फा बीटा गामा, और क्या फॉर्मूला था इसका?
माइनस डी ओवर ए। माइनस डी ओवर ए, डी की वैल्यू -6, तो ये हो जाएगा 6। फिर आपको बोला गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो इस पूरी एक्सप्रेशन में x को 4 डालकर आपने अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना, वट एवर इट कम्स अप टू बी। एंड लास्ट पार्ट में एक फॉर्मूला बताया था आपको। हाँ, अगर मेरे पास रूट्स गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकलता है? क्यूबिक, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। 2 मिनट चल रही है। अब आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज गिवन टू बी 3, वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -16 एंड अल्फा बीटा गामा -48, तो आपका जो बन जाएगा दैट विल बी एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -16x प्लस 48, इट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्यूबिक के लिए 2 ही चीजें हमें याद रखनी है, एक ये रिलेशन और वो 3 रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यूबिक की फैक्टराइजेशन and those 3 relations of zeros with the coefficients, those 2 things are important as far as cubic is concerned. चलिए जी, सेकंड केस स्टडी इज मोर और लेस सेम एज जो हमने पिछले मॉड्यूल में करी थी। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ मैं। जल्दी जल्दी जरा पढ़ो। हाँ जी बोलो, आप कुछ कह रहे हो? 10th बी, एक्सप्लेन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा बेटा? इसी का केस स्टडी का फोर्थ? एक मिनट बेटा, रिपीट करना। केस स्टडी का फोर्थ या एमसीक्यू फोर्थ? केस स्टडी फोर्थ। केस स्टडी फोर्थ। लो जी, केस स्टडी के फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है the value of polynomial p of x when x is equal to 4। इसका मतलब x की जगह 4 डाल देना है मुझे। 4 क्यूब, 4 स्क्वायर, 4, 64, 96, 44 -6। ठीक है जी, तो ये हो गया 8, 108 -102, तो आंसर क्या आएगा? 6। दैट इज बी ऑप्शन। आंसर फॉर फोर्थ पार्ट इज B6। ठीक है जी, तो फर्स्ट का आंसर ए आया, सेकंड का 11 आया है, थर्ड का क्या निकालना है? थर्ड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6 आया था, और फिफ्थ का आंसर भी 6 है, फोर्थ का आंसर भी बी है, और फिफ्थ का आंसर डी है। ठीक है जी, केस स्टडी 2 जरा जल्दी जल्दी से पढ़ो, क्या समझ में आया है वो देखो, और फिर विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। A barrel manufacturer can produce up to 300 barrels per day. The profit made from the sale of these barrels can be modeled by P of x is equal to -10x square plus 3500x minus 66,000, 66,000, where px is profit in rupees। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ ये समझना कि ये क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। P of x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट इन रुपीस। और x क्या बता रहा है? नंबर ऑफ बैरल्स मेड एंड सोल्ड। नंबर ऑफ बैरल्स मेड एंड सोल्ड। ये 2 बातें समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं पर बेस्ड आपको चीजें पूछी जा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। When no barrels are produced, what is the profit or loss? No barrels are produced। देखो मेरे पास 2 ही चीजें हैं पूरे एक्सप्रेशन में, एक है P of x और एक है x। अब मुझे कहा गया no barrel is produced, इसका मतलब x को 0 करूं या P of x को 0 करूं? x 0।
एक्स 0 क्योंकि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ बैरल्स. नाउ दिस इज 0, नो बैरल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो आपको पूछा गया क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, बता सकते हो आंसर? 66,000. 66,000. इज इट प्रॉफिट और लॉस? क्योंकि जब आपने x को 0 किया तो p ऑफ x की वैल्यू -66,000 आ रही है. p ऑफ x प्रॉफिट बता रहा था, प्रॉफिट नेगेटिव में होने का मतलब लॉस. इट मीन्स आई विल से 66,000 लॉस. ठीक है जी. सो ये आपका मेंशन होना चाहिए ऑप्शन में भी कि 66,000 का लॉस है. इट इज नॉट द प्रॉफिट, इट इज द लॉस ऑफ 66,000 रुपीज. नेक्स्ट इज व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. और साथ में बता भी दिया गया, जीरो प्रॉफिट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन मतलब आप यहां पर देखो, जब हम कोई भी बैरल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपने एक सेटअप लगाया बैरल्स को प्रोड्यूस करने का, उसका कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस तो होता ही जा रहा है. चाहे आपने कोई जगह ले रखी है या आपने कोई मशीनरी रखी हुई है, कुछ भी है, उसके कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो आते ही जा रहे हैं. आप कुछ बना नहीं रहे हो, कुछ सेल नहीं कर रहे हो, इसलिए आप लॉस में जा रहे हो. अब उसने कहा कि कितने बैरल बनाऊं ताकि ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है लेकिन मुझे नुकसान भी ना. नो प्रॉफिट नो लॉस. ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. तो अब सोच समझ के बताओ, इस एक्सप्रेशन में अब क्या जीरो करूं? P ऑफ x. ना मुझे प्रॉफिट चाहिए ना मुझे लॉस चाहिए. इस एक्सप्रेशन में प्रॉफिट लॉस की बात इस वेरिएबल से एक्सप्रेस की जा रही थी. तो मैं क्या करूंगी इस कंडीशन में, -10x² प्लस 3500x माइनस 66,000, दिस शुड बिकम 0. और यहां से जो मैं x निकालूं, x क्या थे, नंबर ऑफ बैरल्स. इस सिचुएशन में जो x आएगा वो मुझे बता देगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पर मुझे इतनी चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए, इतने बैरल प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि ना तो मुझे नुकसान हो और ना ही मुझे फायदा हो. तो अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को आपने जीरोस निकालनी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सबसे पहले क्या करते हैं, -10 बाहर कर दो, सब में से कॉमन नजर आ रहा है मुझे. x² माइनस 350x प्लस 6600. अब जरा सोच समझ के, थोड़े बड़े नंबर है लेकिन आसानी सामने से दिख रहे हैं. मुझे प्रोडक्ट चाहिए 6600 और सम चाहिए -350. अगेन प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव. इट मींस जो दो नंबर आप लेने वाले हो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, नेगेटिव. देखो जरा क्या है वो दो नंबर जिनसे आपके पास प्रोडक्ट तो 6600 आ जाए और ऐड करने पर -350. ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको. हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या नंबर होंगे? बताओ जी, किसने बना लिए दो फैक्टर्स? -330 एंड -20. अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो वी ऑलवेज से गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन. जब नंबर बड़े हो जाते हैं छोटे नंबरों में तो समझ में आ जाता है जल्दी से. यहाँ वैसे समझ में आ रहा है, यहाँ कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे हम. 2 से डिवाइड किया, फिर अगर हम 2 पे जाएं, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कंपैरेटिवली लंबा काम पड़ेगा और मुश्किल भी है आपके लिए करने का. तो यहाँ पर अगर आप इस सिचुएशन पर आ गए हैं, 33,000 है आपके पास और 350 चाहिए, तो आपको यहां से सामने से दिख रहा है कि अगर मैं 330 और 20 कर दूं तो इन दोनों के एडिशन से -350 और मल्टीप्लिकेशन से 6600 मुझे मिल जाने वाला है. ठीक है जी. इसको प्रॉपर फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, फिर उतनी ही आपको मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट यू हैव टू सी दैट कैसे बनेगा. तो यहां से हमारे पास आ गया x² माइनस 330x माइनस 20x प्लस 6600 इज इक्वल टू 0.
x कॉमन x minus 330 minus 20 कॉमन x minus 330. So x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 20 and 330. एक x की वैल्यू आ रही है 20 और एक आ रही है 330. तो मुझे 20 बैरल्स इज गिवन. बी आंसर हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी था और सेकंड का आंसर सी है. ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? जब मैं 20 बैरल्स प्रोड्यूस करूं. अब बच्चों अगर इसमें ऑप्शंस में 330 भी दिया होता, दोनों ऑप्शंस होती, x20 भी होता और x330 भी होता, तो आप क्या आंसर मार्क करते? दोनों आंसर मार्क करते कि एक ही करते? एक ही आंसर. क्योंकि पहले ब्रेक इवन का मतलब समझो. ब्रेक इवन का मतलब 20 प्रोड्यूस करने से ही ब्रेक इवन आ रहा है, तो मैं 330 प्रोड्यूस करने क्यों जाऊंगी भाई? क्योंकि 330 बैरल्स प्रोड्यूस करने के लिए उतना रॉ मटेरियल, उतना सब कुछ भी तो चाहिए रहेगा. जब 20 बैरल्स पर ही ब्रेक इवन आ रहा है तो हम 330 को सेलेक्ट नहीं करेंगे. आई विल टेक 20 एज द आंसर इवन इफ 330 इज गिवन दैट. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्या बोला गया था उसके बेस पे अगर हम देखें तो मेरा आंसर क्या बनेगा 20 बैरल्स. नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रॉफिट और लॉस इफ 175 बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड. अब बताओ जी क्या करना है. You have to put X. 175. x की जगह 175 डाल देना है आपने और जो कुछ भी आपका आंसर बनेगा अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है और नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस. सेम आपको फोर्थ पार्ट में करना है. व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इफ 400 बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड. मींस थर्ड में आपने थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ P ऑफ में x को आपने डालना है 175 और फोर्थ में आपने x को डालना है 400. ठीक है जी. मेरे पास अभी आंसर्स मार्क्ड नहीं है तो करके देख लेना. सिंपल कैलकुलेशन ही है. यू विल कम टू नो कि क्या क्या आंसर आपके बन रहे हैं. तो अभी पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में जो दो मॉड्यूल किए या अदरवाइज आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क एनी पॉइंट फ्रॉम पॉलिनोमियल्स. नॉट नेसेसरली कि मॉड्यूल का क्वेश्चन है. और भी कोई डाउट अगर आपके माइंड में है रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स यू कैन आस्क. एक बार समराइज कर लेते हैं. पॉलिनोमियल में 3-4 चीजें ही हमने पढ़ी हैं. जीरो क्या होती है? वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. दूसरी बात हमने पढ़ी कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है या टच भी करता है उतनी ही उस पॉलिनोमियल की जीरोस हो जाती हैं. ये दूसरी बात हमने पढ़ी. तीसरी बात हमने पढ़ी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स. क्वाड्रेटिक की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए. क्यूबिक की बात करें तो अल्फा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज माइनस सी बाय ए एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाय ए. लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा कि अगर जीरोस मालूम हैं तो क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे बनाए जाते हैं. किसी को कोई डाउट है अगर चैप्टर के अंदर तो आप पूछ सकते हैं. एनीबडी वांट्स 10C से कुछ बोल रहे हो पर मुझे सुन नहीं रहा है. दोबारा बोलो बेटा. 10C इफ यू आर सेइंग समथिंग. चलिए जी कोई कुछ नहीं पूछ रहा. सो आई अज्यूम कि पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं है. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. Pair of linear equations. Pair of linear equations in two variable or pair of linear equation in one variable. Simple equation, linear equation in one variable, simple linear equation in two variable. ये सब चीजें आपको मालूम है. आप ऑलरेडी सपोज इफ आई टेक 2x plus 3y is equal to 6. Is it a linear equation? Yes.
linear equation in two variables. If I take x is equal to 3, this is a linear equation in one variable. Yes. अब जब हम एक linear equation ले रहे हैं in two variable or in one variable, if I plot these on graph, कैसे graphs मुझे मिलते हैं? Do I get straight lines or I get parabola or I get something else? कैसी क्या आउटपुट मिलती है मुझे? स्ट्रेट लाइंस मिलते हैं जब हम लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं, और जब हम क्वाड्रेटिक को प्लॉट करते हैं तो क्या मिलता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्लॉट करने पर पैराबोला मिलता है, लीनियर को प्लॉट करने पर स्ट्रेट लाइंस में। मेरे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। सपोज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर बच्चों में x इज इक्वल टू 3 इस लीनियर इक्वेशन इन x को प्लॉट करूं तो मुझे कैसी लाइन मिलती है? डू आई गेट हॉरिजॉन्टल लाइन और अ वर्टिकल लाइन और एन इंक्लाइंड लाइन? तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, मेरे पास वर्टिकल लाइन हो सकती है, या तो फिर मेरे पास इंक्लाइंड लाइन हो सकती है। ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल विद एक्स एक्सिस। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब आपने मुझे बताना है अगर मैं x इज इक्वल टू 3 क्या ग्राफ प्लॉट करूं, मुझे कैसी लाइन मिलने वाली है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड? ये तीनों के प्लॉट आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आते हो। चलो अब मुझे ये बताओ, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व अगर मुझे प्लॉट करने को बोल दिया जाए एक्स वाई प्लेन में, तो मैं करती क्या हूं? मैं एक वेरिएबल को वैल्यू देती जाती हूँ और दूसरे की वैल्यू लेती जाती हूँ। यही करते हैं। Yes. अब यहाँ पर सीधे से वेरिएबल एक है, एक्स को क्या कह दिया? 3। क्या वाई के बारे में कुछ कहा गया? नो। इट मीन्स वाई कैन टेक एनी वैल्यू बट एक्स हैज टू बी 3। अब अगर मुझे x को 3 रखना है, मतलब यहां पर, और y कुछ भी हो जाए, नथिंग इज सेड अबाउट y, सो आई विल से y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। किसी को कोई भी रियल नंबर हो, y कैन टेक एनी रियल वैल्यू। सो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो कैन आई से मुझे x इज इक्वल टू 3 के प्लॉट से वर्टिकल लाइन मिल रही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब जरा बता दो सोच समझ के, y इज इक्वल टू 5 का मतलब है y की वैल्यू फिक्स्ड है, y 5 रहेगा, x जो मर्जी हो जाए, तो कैसी लाइन मिलेगी? Horizontal. y इज इक्वल टू 5 मीन्स दिस पॉइंट इज 0, 5, यहाँ पर ये पॉइंट था 3, 0। आई एम गेटिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट गिव्स हॉरिजॉन्टल लाइन, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट गिव्स अ वर्टिकल लाइन। अब हम बात करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। बताइए जी, अगर इसको मैंने प्लॉट करना है तो क्या होगा? आई वांट टू प्लॉट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। टेबल बनाते थे ऐसे, Yes. x को वैल्यू दी और इजीएस्ट पॉसिबल। अच्छा चलो एक बात और बताओ, किसी भी लाइन को पूरी तरह से अगर मैंने डिफाइन करना है तो मुझे मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 4. अच्छा, 4 पॉइंट से कम में लाइन नहीं डिफाइन होती। 2 points. 2 is the minimum number of points which are required to define the line fully. पूरी तरह से एक यूनिक लाइन आप डिफाइन कर सकते हो अगर आपको 2 पॉइंट पता है। और एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती है? अगर मैंने ये एक पॉइंट बना दिया, इसमें से आप जितनी मर्जी लाइंस पास करवा सकते हो, लेकिन अगर मैंने ये 2 पॉइंट लिए तो इसमें से एक ही जो ऐसी जो दोनों से पास करे वो एक ही लाइन हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक लाइन को अगर आपने ड्रॉ करना है, आपको 2 पॉइंट मिल जाएं तो काम चल जाता है, उससे ज्यादा की जरूरत होती नहीं है। और जनरली हम वो क्या लेते हैं, एक बार x को 0 कर दें, y की वैल्यू 2, एक बार y को 0 कर दें तो x 3। ले कुछ भी सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि यही लेना जरूरी है। आप x को 1 डाल दो, x को 1 डालोगे तो y 4/3 आ जाएगा। ऐसे जो भी आप लेना चाहते हो ले लो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये इजीएस्ट पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं।
x0 y2 कहां पर लाई करेगा? Will it lie on any axis or will it lie in the quadrant? It will lie on y axis, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो y axis पर लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 0 2 and 3 0 is going to lie on x axis. तो ये मेरे पास प्लॉट हो गया 2x plus 3y is equal to 6 का। So this is your inclined line. 2x plus 3y is equal to 6 gives me an output as a inclined line. अब ये x axis भी एक लाइन है। जैसे हमने ये लाइन को प्लॉट किया, मतलब इस इक्वेशन को प्लॉट किया तो लाइन मिली, इस इक्वेशन को प्लॉट किया लाइन मिली, इसको प्लॉट किया एक लाइन मिली। इसका मतलब अगर कोई भी लाइन में है मेरे ग्राफ के ऊपर तो उसकी करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए। Can you tell me what is the equation of this x-axis? X-axis and y-axis both are lines. It means they will be having some equations. अब x-axis horizontal line है, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हमने क्या कहा, y इज इक्वल टू समथिंग हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है। नाउ क्या ये इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मुझे x एक्सिस की इक्वेशन बता सकते हैं? सोच सकते हैं कुछ? y is equal to 0. परफेक्ट। किसने आंसर दिया हैंड रेज करना जरा। y इज इक्वल टू 0। गुड थॉट। y इज इक्वल टू 5 पर हम y इज इक्वल टू 5 हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहे थे। आप सबको मालूम है, हम अभी हमने पॉइंट भी प्लॉट किया, जब आप एक्स एक्सिस पर होते हो तो y क्या हो जाता है? 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पर y 0 है। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। And now can you tell me what will be the equation of y axis? X is equal to 0. x is equal to 0, क्योंकि वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन होती है x is equal to some constant, but when I go along the y axis x becomes 0, तो x y axis की इक्वेशन x is equal to 0 और x axis की इक्वेशन y is equal to 0। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसके बारे में भी आपने 9th में बहुत कुछ पढ़ा। ये अगर मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन है, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू आई हैव फॉर दिस? Infinite. चलो ये तो मालूम है, इनफाइनाइट। अब मुझे ये बता दो सॉल्यूशन का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? हाँ जी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स अगेन जो मेरी इक्वेशन को जस्टिफाई करे। लेकिन अब यहां पर एक ही वेरिएबल नहीं है, यहां पर कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। तो दोनों का जो कंबाइंड पेयर बनेगा वो मेरा सॉल्यूशन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अगर मैं x को 0 डाल दूं तो y 2 है, y को 0 डाल दूं तो x 3 है। सो दीज आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। क्योंकि ये पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसमें जब मैं x और y की ये वैल्यूज डालती हूं तो ये सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरे सॉल्यूशन बन गए। इसका मतलब कैन आई से, अगर आपके पास सिंगल लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज solutions which are points lying on it, और आपको मालूम है एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसीलिए एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इसके सॉल्यूशंस का मतलब पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस।
and points lying on a line are infinite. That's why अगर आप एक सिंगल इक्वेशन को उठाते हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। सॉल्यूशन का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड हम आगे भी बहुत ज्यादा यूज करते जाएंगे। अगली क्लासेस में आप जाओगे कहीं पर भी, यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन का मतलब है अगर उसमें एक वेरिएबल पड़ा है तो उसकी क्या वैल्यू है, अगर उसमें दो पड़े हैं तो उन दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्या है जो उसे सेटिस्फाई करे, तीन वेरिएबल पड़े हैं तो उन तीनों की कंबाइंड वैल्यू क्या है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। When I say pair of linear equation, it means I am having two equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करें, इसका मतलब मैं ऐसी x और y की वैल्यूज ढूंढ रही हूं जो एट ए टाइम दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है जी। और हमें यह भी मालूम है कि जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैं वो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये अभी हम देख के हटे हैं, प्लॉट करके हटे हैं अभी। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन में हूं और दो लाइंस हैं मेरे पास, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है फॉर दोज लाइंस? वन इज दे कैन इंटरसेक्ट, They can be parallel. they can be parallel, and third is they can be Coincident. in। तीन तरह की पॉसिबिलिटी अगर मेरे पास हो सकती है, ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करूं, मेरे पास जो दो लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही हूं, मींस दे आर इंटरसेक्टिंग। दूसरी सिचुएशन है कि जिन दो लाइंस की मैं बात कर रही हूं वो पैरेलल, और अगर मैं तीसरी सिचुएशन की बात करूं तो वो कोइंसिडेंट हैं, लाइंग ऑन ईच अदर। ये अगर मैं L1 L2 बोल दूं, यहां पर L1 L2 बोल दूं तो L1 भी इसी के अलोंग, L2 भी इसी के अलोंग, ये मेरे पास तीसरी सिचुएशन कोइंसिडेंट। अब हमने कहा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसी x और y की वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो मुझे सामने से दिख रहा है जब मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करती हूं तो सिर्फ एक यही ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस में कॉमन है, बाकी तो कोई पॉइंट ही नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब इस सिचुएशन में मुझे इस पेयर के कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक या इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं मुझे? आई एम गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए, मेरा सिर्फ स्ट्रेस व्हाट इज सॉल्यूशन पर है। सॉल्यूशन निकालने तुम्हें आते हैं, कंडीशंस भी तुम्हें आती होंगी, सिर्फ समझो सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अगर मुझे कहा गया इन दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालो, मतलब मैं क्या निकाल रही हूं, मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रही हूं, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब वो पॉइंट जो दोनों कर्व्स में कॉमन है, और दो कर्व्स का कॉमन पॉइंट वही होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट करे। तो जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सिर्फ बात ना करें, मान लो मेरे पास एक का वैसे पैराबोला जा रहा है, एक लाइन जा रहा है। अगर मैं कहूं एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी हो एक लाइन की, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। कैसे करना है, क्या करना है, वो नहीं हम उस पे जा रहे। हम सिर्फ बात क्या कर रहे हैं, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करूंगी तो मुझे ये कॉमन पॉइंट मिलने वाले हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो माय स्ट्रेस इज ओनली ऑन जब भी आप किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें, उसके जो आंसर्स आ रहे हैं ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उन दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है जी। सो व्हेनेवर आपको कहा जाए
दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो, मतलब उनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालो। ठीक है जी। तो हमने कहा 3 सिचुएशंस पॉसिबल हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होने पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, पैरेलल होने पर नो सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे सामने से दिख रहा है इन दोनों लाइन में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। देयर इज नो पॉइंट विच सैटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन, कहीं पर ये मिल ही नहीं रही हैं। और इस केस में infinite solutions, because every point that is lying on L1 and L2 is common, so I am having infinite solutions. अब इनमें से किस किस सिचुएशन में मैं अपने सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलती हूं और किस किस में इनकंसिस्टेंट बोलती हूं? फर्स्ट एंड थर्ड कंसिस्टेंट, फर्स्ट एंड थर्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हैविंग अ सॉल्यूशन, ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो हमें दिख ही रहा है, यहां पर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर भी कर रहा है। यहां एक ही सॉल्यूशन है, यहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन दोनों केसेस में सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट। जबकि तीसरी सिचुएशन, सेकेंड वाली सिचुएशन में क्या है सिस्टम? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। Whenever your system has no solution, nothing common, then that system is called inconsistent. ठीक है जी। तो ये हमने ग्राफिकली देख लिया कि मेरे पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, किस किस सिचुएशन में कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाएगा, किस किस सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। दूसरा तरीका जो आप यूज करते हो, दैट इज बाय कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पर बेस्ड आपको एमसीक्यूज और आपके असर्शन रीजन तो मतलब आप मान के चलो इस चैप्टर में से अगर असर्शन रीजन आपको मिलेगा तो इन कंडीशंस पर बेस्ड ही मिलेगा, 99% चांस ही। तो ये कंडीशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? A1 by A2 नॉट इक्वल टू। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? over A2 equals to B1 over B2 but not equal to C1 over C2. ये जितना इक्वल होना इंपॉर्टेंट है उतना इसका इक्वल नहीं होना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू होनी चाहिए, ये बराबर होना चाहिए लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, तभी पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनती है। तीसरे में क्या होता है बोला? A1 over A2 equals to B1 over B2 equals to C1 over C2. तो ये जो इतनी बात हमने बोर्ड पर लिखी है, इसमें से आप अपने एमसीक्यूज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, असर्शन रीजन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बड़ा मेजर पार्ट है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इसके बाद चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है समझने जैसा। दो मेथड आपने पढ़े लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वन इज एलिमिनेशन, अदर वन इज Substitution. उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा ही एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इक्वेशन नहीं बनती, इक्वेशन नहीं बनती तो सॉल्व क्या करें। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर अभी हम काम करेंगे, ये आगे आएंगी हमारे पास। तो अभी के लिए हमें ये चीज में अगर किसी को कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए। जब भी आप 2 डायमेंशंस में हो, 2 लाइंस की बात करते हो, 3 ही पॉसिबिलिटी, इधर दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसिडेंट। जब वो इंटरसेक्टिंग है मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाने वाला है। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और ये कंडीशन लाइंस आपकी मीट करेंगी। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरा आपके पास मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 3 है कि नहीं है? निकाल लो जी, असर्शन रीजन से शुरुआत करेंगे।
चलिए फटाफट निकालिए मॉड्यूल 3 फर्स्ट असर्शन रीजन रीड टेल मी असर्शन इज ट्रू रीजन इज ट्रू क्या है क्या सिचुएशन बन रही है क्या आंसर बन रहा है Both A and R are true and R is correct explanation of A. बिल्कुल ठीक है जी हम यहाँ पर इन जो है अभी इसको मैं इरेज नहीं करती हूँ क्योंकि ये हमें बार बार यूज करना रहेगा मेरे पास इक्वेशंस थी 3x plus 2y is equal to 12 and another one is 5x minus 2y is equal to 4 और कहा गया इंटरसेक्टिंग लाइंस तो जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करी जा रही है तो मैं ये कंडीशन चेक कर दूं रादर देन कि मैं प्लॉट करूं तो लंबा काम है प्लॉट करके भी पता चल जाएगा लेकिन लंबा काम हो जाएगा सो आई विल चेक दिस a1 by a2 a1 is 3 a2 is 5 b1 is 2 sorry हाँ b2 is minus 2 not equal इसका मतलब पहली कंडीशन मीट हुई पहली कंडीशन सैटिस्फाई हुई तो कैसे होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस यूनिक सॉल्यूशन तो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ट्रू है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दिस इज द कंडीशन तो बिल्कुल सही आंसर बोला गया था असर्शन ट्रू है रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका मतलब पहले असर्शन रीजन का आंसर हो गया है चलिए जी आगे पढ़ो A is false and R is true. ठीक है जी पहला था इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं देन वी से दैट पेयर ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट ऑब्वियसली हमने कहा कि जो थर्ड वाला सिस्टम है वो कैसा है कंसिस्टेंट सिस्टम है एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे गड़बड़ कर दी है इस केस में मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब मेरा असर्शन हो गया है इस केस में assertion is false अब रीजन की बात करते हैं pair of lines are parallel मतलब इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं then the pair has no solution and it is called inconsistent pair of equations तो रीजन है true तो आंसर क्या बनेगा A is false and R is true. D part असर्शन फॉल्स हो रीजन ट्रू हो तो जनरली आंसर डी और एक बात यहाँ पर मैं और बोल दूं जब आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने लगे तो इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ लेना कई बार इंस्ट्रक्शंस को ऊपर नीचे कर दिया जाता है तो उससे ऑप्शन चेंज हो सकती है सो व्हाइल आंसरिंग द असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन रीड योर इंस्ट्रक्शन वेरी वेरी केयरफुली क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस क्रिएट करेंगे आप अगला बताइए ओके देख लेते हैं देखते हैं द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus 4y is equal to 7 and 6x minus 8y is equal to k has infinite number of solutions मतलब हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं Yes. इसकी बात कर रहे हैं और मेरे से k की वैल्यू पूछी जा रही है तो क्या करना है मुझे a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 करना है मुझे Yes. और एक बात और ध्यान रखना इसमें कई बार गलती होती है ये जो हम कांस्टेंट टर्म है ये दोनों इक्वालिटी साइन के सेम साइड पे होनी चाहिए या तो दोनों राइट साइड पे चले जाएं या दोनों लेफ्ट पे चले जाएं अगर एक राइट एक लेफ्ट पे है तो पहले उन्हें सेम करोगे उसके बाद ये चेक लगाओगे वरना गलती हो जाएगी ठीक है जी सो बी केयरफुल कई बार यहीं पे फंसा देते हैं एक इक्वेशन ऐसे करके दे दी और दूसरी ये दे दी अब अगर आप इसको -7 और इसको के लेके चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा So be careful. Either you take this on 7 on this side or bring k also on left hand side. उसके बाद लगाना नहीं तो गड़बड़ होने का चांस है अब ये 1/2 है ये भी 1/2 है ये 7/k k पूछा गया तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से k आ गया 14 a हो गया ट्रू अब ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस गिव्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस की कंडीशन ट्रू दे रखी है मुझे तो रीजन भी हुआ ट्रू लेकिन क्या पहले वाले को दूसरे वाला एक्सप्लेन कर रहा है
कर रहा है, तो आंसर हो गया ठीक है जी। तो ये हमारे पास थे 3 assertion रीजन विच वी हैव डन। नाउ लेट अस गो फॉर फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, for what value of k do this equation have infinite equation solutions? No value. Value of k. नो वैल्यू ऑफ के, चलो चेक करते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो पहले मैं अपनी इक्वेशंस लिख लूं, 3 times k minus 1 into x plus 4y is equal to 24 and another equation is 15x plus 20y is equal to 8 times k plus 11। दोनों की कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू साइन के एक ही तरफ हैं, तो अब मैं सीधा सीधा अपना कंडीशन को अप्लाई करती हूँ। 3 times k minus 1 by 15 a1 by a2। जब हम b1 by b2 की बात करें तो 4 by 20 और जब हम c1 by c2 की बात करें तो 8 times k plus 11। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक वैल्यू k की इसको इक्वेट करके मिलेगी और एक इसको इक्वेट करके मिलेगी। ठीक है जी, 2 वैल्यूज मिलने वाली हैं। पहले वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या आ रही है। यहाँ पर देखें तो ये 5 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, तो k माइनस 1, 4 और 4 से कैंसिल, तो एक वैल्यू आ गई k की 2। मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। पहला 3 टाइम्स k माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 बाई 20। कैंसिलेशन कर रहे हैं, 3 से कैंसिल किया 5, ये 5 से इसको कैंसिल कर दें 4 और 4 से कैंसिल कर दें तो 1। k माइनस 1 है तो k की वैल्यू मिल गई 2 फ्रॉम फर्स्ट 2 पार्ट्स। अब सेकंड क्या करना है मुझे, 4 बाई 20 इज इक्वल टू 24 बाई 8 इंटू के प्लस 11। पहले कैंसिलेशन कर लेते हैं, 4 5 जा 4 2 जा 8 से ही काट देते हैं। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, 1 बाय 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन के प्लस 11। ठीक है जी, 1 बाय 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन के प्लस 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k प्लस 11 इज इक्वल टू 15, तो k की वैल्यू 4। अब एक तरफ से मेरे पास k की वैल्यू आई है 2 और दूसरी तरफ से 4। दोनों ऑप्शन हैं 2 4। क्या ये आंसर होंगे या नो वैल्यू ऑफ k विल बी द आंसर? No value of k. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं k को 2 ले रही हूं तो ये बराबर हो रहे हैं, ये नहीं होंगे। और अगर मैं k को 4 ले लूं तो ये 2 बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन मुझे तीनों को बराबर करना है, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं। It means there is no value of k which satisfies the condition of being coincident lines or infinite solutions। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 से एक सिचुएशन अगर मिल रही है, ऐसी कोई कंडीशन है तो, और अगर दूसरी यहां से मिल रही है तो दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो ही आंसर बन सकता है। सिर्फ कॉमन वाला हिस्सा आंसर बन सकता है, जो अनकॉमन होगा वो आपका आंसर नहीं बन सकता। सपोज हम कुछ ऐसी कैलकुलेशन करते कि यहां पर मेरे पास 2 और 3 दो आंसर्स बन जाते। सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि जब हम इन 2 पार्ट्स को इक्वेट करते, सपोज ये क्वाड्रेटिक में कुछ दिया रहता और यहां से k की वैल्यू 2 और 3 आ जाती, तो फिर मैं आंसर क्या बोलती? 2। जो कॉमन हो वो ही आंसर है, बस। कॉमन पार्ट इज द आंसर। अगर कॉमन नहीं है तो फिर आपका आंसर मिलने वाला नहीं। ठीक है जी, तो ये हमने बात करी है कंडीशंस की, सॉल्यूशंस की एंड
कोफिशिएंट्स के साथ कैसे हमने उनको रिलेट करना है। चलिए जी, इसके बाद अब सिर्फ जो बात रह गई है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम बहुत तरह की दे रखी है आपके पास। अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यू पर, एज से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन 8th में भी करे हैं, फिर आप लोगों ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस 9th में भी करे हैं जहां तक मुझे पता है, और अभी 10th में भी कर रहे हो। सो रेपिटेशन ही हो रही है आपके लिए, कुछ नई बात तो है नहीं है। कैसे करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को? सबसे पहले वी अज्यूम X and Y. प्रेजेंट एजेस। जब भी एज का क्वेश्चन आ जाए 99.5% केसेस में हम एज्यूम करके चलते हैं प्रेजेंट एजेस। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया, द एज ऑफ अ वुमन इज 4 times द एज ऑफ डॉटर। वुमन एंड डॉटर है, तो मैं वुमन की एज को से W ले लूं और डॉटर की एज को D ले लूं। एक्स वाई ले सकते हो, जो मर्जी वेरिएबल ले लो। एक्स वाई में कई बार अपने लिए कंफ्यूजन होता है, बार बार देखना पड़ता है एक्स किसको लिया था, वाई किसको लिया था। अगर आप जो यहाँ पर वर्ड है उसी से रिलेट करके वेरिएबल ले लो तो कंफ्यूजन आधी वैसे ही दूर हो जाती है क्वेश्चन के अंदर। और वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, हम एक्स वाई जेड लेने की हमें आदत है, बट इट इज नॉट दैट कि और कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप एक्स वाई लेके करते हो उससे कर लो, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। वट एवर यू टेक, गो बाय दैट। आगे फिर मुझे कहा गया 5 year हेंस। जैसे ही वर्ड आ गया 5 years हेंस, यहां पे लिख लो एज इज 5 years हेंस। क्या मतलब होता है 5 years हेंस? आज से 5 साल बाद या आज से 5 साल पहले? After 5 years. So you should be quite clear about words क्या मतलब क्या है। अगो है, हेंस है, क्या कुछ दिया है, आफ्टर दिया है, बिफोर दिया है, क्या दिया है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हेंस का मतलब है आफ्टर। तो सबसे पहला काम क्या करो, एजेस 5 years आफ्टर, पहले सिर्फ वो लिख लेते हैं। अगर आज एज W है तो 5 साल बाद कितनी होगी? W plus 5. एंड दिस विल बिकम D+5। कंडीशन क्या उसको तो अभी छोड़ ही रहे हैं, अभी हम सिर्फ हेंस अगो क्या दे रखा है उसी की बात करें। उसके बाद अगली कंडीशन में दे दिया एज ऑफ द, बस ठीक है जी, प्रेजेंट एजेस के रिलेशन दिए और 5 year हेंस के रिलेशन दिए। तो हमने सबसे पहले क्या दिया, प्रेजेंट एजेस एज्यूम कर ली, 5 year हेंस क्या होने वाला है वो एज्यूम कर। अब हम पढ़ते हैं एज ऑफ अ वुमन इज 4 times द एज ऑफ द डॉटर। मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं कि अभी आज वुमन की एज डॉटर की एज का 4 times है। अब सबने नहीं बोलना है। मेरे को 10th B से आंचल, आंचल फ्रॉम 10th B, फटाफट आ जाओ जरा माइक के पास, फटाफट दौड़ के। हाँ बेटा बोलो। मुझे कहा गया वुमन की एज 4 times है डॉटर की एज के। ये मैंने W और D लिए, वुमन और डॉटर की एज। अब इक्वेशन कैसे बिठाऊं? वुमन की एज डॉटर का 4 times है। आवाज नहीं आ रही है मुझे, माइक ऑन नहीं है क्या आपका? हाँ अब ठीक है, बोलो। W plus 5 is equals to 4. W plus 5 is equal to 4। T plus 5. क्या मैंने ये रिलेशन 5 year हेंस वाले के लिए लिया है या प्रेजेंट एज के लिए है ये रिलेशन? जो मुझे कहा गया वुमन की एज 4 times डॉटर की एज है, ये प्रेजेंट एजेस के लिए बात कर रही हूँ या 5 साल बाद वाले की बात कर रही हूँ मैं? Hence ages. नो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। द क्वेश्चन सेज द एज ऑफ अ वुमन इज 4 times द एज ऑफ डॉटर। 5 year हेंस क्या हो रहा है, वो तो आगे आ रहा है, उसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम प्रेजेंट सिचुएशन में कह रहे हैं कि वुमन की एज 4 times डॉटर की एज है। तो शुड आई हैव वुमन की एज 4 times डॉटर की एज? इज इट ओके? समझ में आई बात ही बेटा? Yes.
ठीक है जी। जब भी वर्ड आ जाए टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 4। अगर वर्ड आ जाए 4 मोर, इसका मतलब ऐड 4, 4 लेस सब्ट्रैक्ट 4। ठीक है जी। तो ये चीजें सिर्फ वर्ड्स का समझ में आना इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है। फिर आगे क्या कहा गया? 5 years ends the age of woman will be 3 times the age of daughter। हाँ जी, 10C से ममता, ममता फ्रॉम 10 से, आप जाइए बेटा सीट पे। 10C से ममता, हाँ बेटा बोलो। 5 साल बाद वुमन की एज विल बी 3 टाइम्स डॉटर की एज। इक्वेशन बनाओ। आवाज नहीं आ रही है, माइक देख लो अपना, चेक कर लो ऑन है या नहीं है पहले। W plus 5 is equal to 3D plus 5. एक मिनट, आप कह रहे हो 3D plus 5, शुड आई राइट इट लाइक दिस Yes. और शुड आई पुट द ब्रैकेट हियर? ये नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये डी के साथ सिर्फ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ नहीं होगा और सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड, गो टू योर सीट। 5 साल बाद वुमन की एज 3 टाइम्स हो जाती है डॉटर की एज का। अब ये 2 इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं, इनको सॉल्व करके मैंने आंसर निकालना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वैसे ही काफी आसान हो गया, W की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी दे ही रखी थी। तो W plus 5 is 3 times, सॉरी W को लिखना है हमने 4D, 4D plus 5 is 3 times D plus 5, 4D plus 5 is 3D plus 15, तो D की वैल्यू आ गई 10। मुझसे पूछा क्या गया था? डॉटर की एज, डॉटर की प्रेजेंट एज, D ही हम लेकर चले थे जिसकी वैल्यू आ गई है 10, तो आंसर हो गया है B। पहले का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था D और दूसरे का आंसर हो गया है अब जरा फटाफट 2 मिनट ही बचे हैं, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन कर दो और आंसर बताओ। शाबाश, वेरी गुड। 20। अब यहाँ पर 5 years ago, तब भी शुरुआत हमेशा प्रेजेंट एज से करना। एक ही लाइन को पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चंस में गलती करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। गो बाय द प्रेजेंट एजेस। फिर हमें कहा गया 5 years ago, मतलब जो प्रेजेंट एज ली उसमें से 5 माइनस कर देंगे। और फिर अगली सिचुएशन में कहा गया 10 years later, मतलब 10 ऐड कर देंगे। तो अगर मैं प्रेजेंट एजेस को एक्स एंड वाई ले रही हूं, 5 years ago x माइनस 5 एंड y माइनस 5, और फिर मुझे कहा गया 10 years later, 10 years later का मतलब x plus 10 एंड y plus 10। सिचुएशन है a was, इसको अगर मैं a ले रही हूं, इसको b ले रही हूं, a was thrice as old as b, इसका मतलब x minus 5s, बोलिए जी, x minus 5 is 3 times x y minus 5. times y minus 5। और अगली सिचुएशन में a shall be twice, मतलब 2 times y plus 10। एक इक्वेशन x और y में यहां से, एक यहां से, सॉल्यूशन करके आपको a और b की एजेस मिल जाएंगी, which we want to find out। ठीक है जी, जो भी कुछ आ रहा है मैं, ये इक्वेशंस बनाना समझ में आ गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन तो आता है आप लोगों को करने, उसमें कोई इशू नहीं। चलिए ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।